बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर से, जहां केंद्र सरकार जल्द देगी 10 लाख नौकरियां। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान हुआ है। पीएम कार्यालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, जहां मोदी सरकार अब लोगों को नौकरी देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये वो ट्वीट है जिसमें लिखा गया कि ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अब आप देखिए, ये वो ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि सभी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों को अगले 1.5 साल में नौकरी देने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। तो एक अच्छी खबर है बेरोजगार युवाओं के लिए। हालांकि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात मोदी सरकार ने कही थी, लेकिन लगातार एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो गिरता गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, यानी बेरोजगारी बढ़ती गई। कोरोना काल में बेरोजगारों की तादाद और ज्यादा भारत में बढ़ी है, लेकिन इस बीच ये एक राहत की खबर हो सकती है। 10 लाख लोगों को अगले 1.5 साल में नौकरी देगी मोदी सरकार। ये ट्वीट खुद पीएम कार्यालय की तरफ से आया है। सभी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों को अगले 1.5 साल में नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब ये आप देख सकते हैं, जहां इससे पहले आपको याद होगा कि कई जगह युवाओं के प्रदर्शन भी हुए थे, जहां सरकारी नौकरी की मांग कई बार, जहां सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के बावजूद परीक्षाएं ना होना, इसे लेकर कई तरह के आंदोलन भी हुए हैं। युवाओं का रोष भी समय समय पर देखने को मिला है, लेकिन अब उनके लिए एक राहत की खबर है। 10 लाख लोगों को अगले 1.5 साल में नौकरी देगी मोदी सरकार। बढ़ते हैं आगे, प्रयागराज से खबर, जहां जावेद पम्प की बेटी ने ट्विटर पर लिखा है लिंचिस्तान। आफरीन मोहम्मद ने रहने की जगह पर लिंचिस्तान लिखा है। ये आप देखिए, जहां ट्विटर अकाउंट को देखने के बाद खुफिया एजेंसियां अब जांच में जुटी है। ट्विटर अकाउंट के हिसाब से देश को लिंचिस्तान कहने का शक है। आप देख सकते हैं, जहां अपनी जानकारी दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां पर यह शब्द लिखा गया है। आफरीन मोहम्मद ने अपने रहने की जगह पर लिंचिस्तान लिखा है, यानी हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिखा गया है। ट्विटर अकाउंट को देखने के बाद खुफिया एजेंसियां अब जांच में जुटी हुई है। ट्विटर अकाउंट के हिसाब से देश को लिंचिस्तान कहने का शक है। मई 2018 से आफरीन फातिमा का ये ट्विटर अकाउंट चल रहा है, और इसमें अब आप देखिए इंफॉर्मेशन सामने आई है, जहां रहने की जगह को लिंचिस्तान लिखा गया है। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, ये बताएं कि जब से ये अकाउंट बना है, क्या ये शब्द तभी से उसमें शामिल है, या फिर ये पूरे घटनाक्रम के बाद इसमें कुछ परिवर्तन किया गया? देखिए, आपको बता दें कि जब से ये हिंसा हुई है प्रयागराज की, और आफरीन फातिमा के पिता जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम्प का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया, उसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस मामले में पड़ताल शुरू की। और जो लोगों का कहना है, चूंकि 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर आफरीन फातिमा के हैं, उनमें से कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने जानकारी दी कि ये सीएए और एनआरसी का जब आंदोलन चल रहा था 2 साल पहले, उसी वक्त आफरीन फातिमा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिंचिस्तान लिखा था। देखिए, हमने अपने मोबाइल पर आफरीन फातिमा का ट्विटर अकाउंट खोल रखा है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये लिंचिस्तान, ये जो जगह साथ में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये ट्विटर अकाउंट दिखा रहे हैं जहां ये लिंचिस्तान लिखा हुआ है। और जैसा आप बता रहे हैं कि सीए एनआरसी का जब प्रदर्शन शुरू हुआ, उस समय ये शब्द परिवर्तन किया गया। क्या कहने का प्रयास है इसके माध्यम से? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चाहे आफरीन फातिमा हो, उनके पिता जावेद मोहम्मद हो, या जो पूरे परिवार की सोच है, ये उस सोच को दर्शाता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश ने आपको रोजगार दिया है, सर छुपाने के लिए छत दी हुई है, रहने के लिए घर दिया हुआ है, वहाँ के बारे में आपकी मानसिकता क्या है, ये उस मानसिकता को दर्शाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपने ट्विटर अकाउंट से ये लिंचिस्तान शब्द नहीं बदला हुआ है। देखिए, अभी भी मैंने खोल रखा है, और अभी भी इसमें साफ तौर पर यही दिखा रहा है, जो जगह रहने के लिए होती है, जहां पर लोग अपने शहर का नाम, प्रदेश का नाम या देश का नाम लिखते हैं, वहां पर लिंचिस्तान लिख करके छोड़ा गया है। और देखिए, सीए और एनआरसी के दौरान ये 18 फरवरी 2020 का एक भाषण है, जिसमें आफरीन फातिमा ने इस ट्वीट को पिंड कर रखा है, ताकि जब भी कोई उसका अकाउंट खोले तो सबसे पहले ये पूरा भाषण है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, दिस इज नाउ अ फाइट फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट।
यानी लड़ने का वक्त है अपने सम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। तो इस तरीके की सोच आफरीन फातिमा की है, उसके पिता जावेद मोहम्मद की है। ये इस ट्वीट के जरिए और जो कुछ कोट किया गया है उसके जरिए समझा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि इस ट्विटर अकाउंट को देखने के बाद जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो दायरा अपना और बढ़ाएंगी और माना जा सकता है कि आने वाले दिनों पर इस पूरे परिवार पर शिकंजा और कस सकता है। आफरीन फातिमा पर भी प्रयागराज की हिंसा में शामिल होने का शक है, रडार पर लिए हुए हैं। ये बताएं कि ये अब खुलासा होने के बाद, ये नई जानकारी सामने आने के बाद क्या इस पर कोई एक्शन हो सकता है? क्या ये आपत्तिजनक है जिस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उससे आप नहीं मानती, आप इस देश के कानून को नहीं मानते, आप इस देश के संविधान को नहीं मानते। कम से कम इसके जरिए तो यही बताने की कोशिश की गई है, उसी मानसिकता को जताने की कोशिश की गई है। अधिकारियों की नज़र में ये मामला आ चुका है, इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और सबसे बड़ी बात ये कहने की कोशिश की गई है, ये पता लगाने की पड़ताल की गई है कि आखिरकार आफरीन फातिमा, जो कि हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की बेटी है, उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर लाइव्स की जगह यानी रहने की जगह पर कब से लिंचिस्तान लिख रखा है। और अभी तक जो पड़ताल हुई है, जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक जब सीए और एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तभी से आफरीन फातिमा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रहने की जगह को लिंचिस्तान रख रखा है। यानी आपको इस देश के कानून पर, इस देश के संविधान पर कतई कोई भरोसा ही नहीं है। आप मानते हैं कि आप जिस जगह रह रहे हैं वो लिंचिस्तान है, किसी की भी पिटाई कर दी जाएगी, कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं। तो इस तरीके के सवाल, इस तरीके की मानसिकता ये साफ कर देती है कि पूरे परिवार की सोच क्या थी, किस तरीके से उनके अंदर जहर भरा हुआ था और किस तरीके से इन लोगों ने नाबालिग बच्चों को आगे कर उनके मन में जहर भरा, फिर उनको आगे किया, उनको पत्थरबाजी के लिए उकसाया, उनको हिंसा के लिए उकसाया। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जिसके आधार पर जो जांच है वो आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आफरीन फातिमा पर, उसके परिवार पर कानून का शिकंजा और कसा जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है। जावेद पंप, जो कि आफरीन के पिता हैं, उनको पहले ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है, उनके मकान को बुलडोजरों से गिराया जा चुका है। आफरीन फातिमा पहले से शक के घेरे में थी और इस ट्वीट के बारे में जानकारी आने के बाद आफरीन पर भी कानून का शिकंजा और कस सकता है। चूंकि वो जेएनयू की छात्र नेता रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी छात्र नेता रही है, वहां छात्र संघ की जो महिला विंग होती है, छात्र राजनीति में सक्रिय रही है। ये जानकारी आफरीन से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें मोइन हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। मोइन, ये बताएं कि सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी आफरीन ने भाग लिया था, उसमें भी वे सक्रिय थी और उसके बाद की ये पूरी अपडेशन आपने बताई है। और अब ये जो हिंसा हुई है, क्या इसमें भी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट प्रदर्शन में या फिर किसी अन्य तरीके से अभी तक सामने आया है? देखिए, आपको साफ कर दें कि आफरीन के बारे में जो जानकारी मिली है या उसके ट्विटर अकाउंट, उसके फेसबुक अकाउंट से जिस तरीके की जानकारियां मिली हैं या जो पहले तौर पर सक्रिय जिस हिसाब से थी, उसमें साफ है कि सरकार विरोधी तमाम आंदोलनों में आफरीन फातिमा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, बल्कि अगुवाई भी करती थी। सीए और एनआरसी के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था 2019 के लास्ट से लेकर 2020 में कोरोना की शुरुआत होने तक, तमाम आंदोलनों में आफरीन फातिमा ने चढ़कर हिस्सा लिया था। दिल्ली के शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें वो शामिल हुई थी और शाहीन बाग का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है शर्जील इमाम, उससे बेहद नजदीकी है, उससे दोस्ती है आफरीन फातिमा का। इतना ही नहीं, प्रयागराज के मंसूर पार्क में भी कई महीने तक आंदोलन चला था और उस आंदोलन में भी आकर भड़काऊ भाषण दिया था आफरीन फातिमा ने। आफरीन फातिमा के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस मामले में चूंकि जो वीडियो था वो सामने नहीं आया था, इस वजह से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। तो जिस वक्त प्रयागराज की हिंसा में आफरीन फातिमा के पिता जावेद मोहम्मद का नाम सामने आया, उसी वक्त प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने यह साफ कर दिया था कि आफरीन फातिमा पर भी हिंसा की साजिश रचने का शक है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक ठोस तौर पर कोई सबूत नहीं मिले हैं और जैसे ही सबूत मिलेगा उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जरूरत पड़े तो दिल्ली पुलिस की मदद ली जाएगी और दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तारी भी कराई जाएगी। जैसा आप बता रहे हैं, शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
कानपुर के बेकनगंज हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि हिंसा के लिए बाहर से भीड़ बुलाई गई थी। उन्नाव से ये भीड़ आई थी जिसने हिंसा फैलाई और भी कई खुलासे हुए हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो ये आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से जांच एजेंसियां जैसे जैसे इस पूरी जांच में आगे बढ़ रही है, कैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। यहां अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उपद्रव के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे, बाहर से भीड़ बुलाई गई थी उपद्रव कराने के लिए। उन्नाव से ये भीड़ बुलाई गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने अब अलग से टीमें बनाई है, जहां पोस्टर्स भी ऐसे उपद्रवियों के लगाए गए हैं। और अब आपको ये बता दें कि इस बाबत एक टीम बनाई गई है। जिन लोगों के पोस्टर लगाए गए उनकी अभी कोई ठोस सूचना नहीं मिली है और ऐसे में एक अलग से टीम का गठन किया गया है ताकि इन तमाम उपद्रवियों को पकड़ा जा सके। लेकिन ऐसे में जो जांच चल रही है उसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी ये निकल कर आई है कि यहां हिंसा फैलाने के लिए बाहर से उन्नाव से भीड़ बुलाई गई थी। तो पहले कानपुर हिंसा की जांच के खुलासे की बड़ी बातें क्या हैं ये जान लेते हैं। खुलासा नंबर 1 क्या है? बेकनगंज में हिंसा के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां नई सड़क में उपद्रव कराने के लिए उन्नाव से भीड़ को लाया गया था। सूत्रों के हवाले से तमाम बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में खुलासा हुआ है। जफर हयात के उसके साथ बंद कमरे में 7 घंटे तक पूछताछ चली है। पोस्टर जारी करने के बाद भी उपद्रवियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और ऐसे में उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने अलग से टीम का गठन किया है। ये पूरी टीम डेडिकेटेडली इन्हीं लोगों की पहचान में जुटी है। और अब खुलासा नंबर 2 क्या है ये भी जल्दी से जान लीजिए। 2 जून को LIU ने हिंसा के पहले ही दी थी एक रिपोर्ट। पूर्व पुलिस अधिकारियों को यह जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, जहां LIU रिपोर्ट में जफर हयात का नाम नहीं था। LIU समेत कई पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध देखी गई थी। पुलिसकर्मियों की भूमिका की अब विभागीय जांच की जाएगी। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी जो भूमिका थी उसे संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद अब उन पर भी विभागीय जांच होगी। ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं कानपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। रतीश, ये कई खुलासे हुए हैं जहां पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। ये जानकारी निकल कर आई कि एक बड़ा षड्यंत्र था, बाकायदा लोगों को इकट्ठा किया गया, बाहर से बुलाया गया, इसके लिए प्लानिंग की गई। इन खुलासों पर आगे क्या अपडेट है? और बिल्कुल, देखिए, बीती 3 जून को कानपुर में जो हिंसा हुई थी, जो बवाल हुआ था, उसको लेकर 4 SIT टीम लगातार जांच कर रही हैं। चारों SIT टीम को अलग अलग तरीके की जांच दी गई है। कोई उपद्रव से लेकर पूरे मामले की जांच कर रहा है, कोई इंटरनेट मीडिया पर जो अकाउंट्स हैं उनको खंगाल रहा है, कोई चेहरों को चिन्हित करने में लगा हुआ है। चेहरों को चिन्हित करने में एक 40 व्यक्तियों के पोस्टर्स जारी किए थे कानपुर पुलिस ने, लेकिन अभी भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको चिन्हित नहीं किया जा सका है। इसके पीछे की SIT ने जब जाँच की तो उसमें ये निकल करके सामने आ रहा, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि कई चेहरे शहर के थे ही नहीं, शहर के बाहर के थे और खासतौर से उन्नाव के चेहरे थे। उन्नाव से भीड़ बुलाई गई थी। हयात जफर हाशमी हो, जावेद खान हो, मोहम्मद राहिल हो, मोहम्मद सुफियान हो या तमाम अन्य लोग हों, पूछताछ में छन करके जो बाहर निकल के आया है कि उनमें से कई लोग बाहर से बुलाए गए थे। यानी एक साजिश की तरफ, सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है कि साजिश रची गई थी कि बाहर से लोग बुलाए जाएंगे और उपद्रव करके वो वापस चले जाएंगे अपनी जगहों पर। ऐसे में पुलिस के लिए थोड़ी चुनौती जरूर आ रही है, लेकिन अब जो बातें पूछताछ में निकल करके आई हैं, पुलिस ने अपनी जांच का दायरा विस्तृत कर दिया है और जांच को और ज़्यादा विस्तार देते हुए अब जनपद से बाहर और तमाम जगहों पर जांच भी की जा रही है। उन चेहरों को चिन्हित करने के लिए कड़ी मशक्कत पुलिस कर रही है जो चेहरे अभी तक बेनकाब नहीं हो पाए हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं निकल के आई है। इस बीच एक और खबर निकल के आई है SIT की जांच में ही, और SIT की जांच से अलग इतर मानी जाए तो लोकल इंटेलिजेंस के बारे में तमाम बातें कही जा रही थी कि अगर लोकल इनपुट होता तो इतनी बड़ी कानपुर में हिंसा नहीं होती। लोकल इंटेलिजेंस ने जो एक रिपोर्ट 2 जून को दी उसमें 31 पॉइंट्स है और 31 पॉइंट्स में कहीं भी मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का जिक्र नहीं है। उसमें तमाम विधायकों के, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के नाम हैं, तमाम अन्य लोगों के नाम है, अन्य संगठनों के नाम है, लेकिन हयात जफर हाशमी का जिक्र कहीं पर नहीं है। ये सबसे बड़ा फेलियर बताता है कि हयात का नाम ही कहीं नहीं था और हयात जफर हाशमी को ही इस पूरे हिंसा और बवाल का मास्टरमाइंड माना गया और पुलिस ने 4 FIR तक की। तो इस मामले में भी अब जांच की बात कही जा रही है कि जांच की जाएगी, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस जो था, LIU जो था, वो इस मामले में फेल होता हुआ दिख रहा है। LIU अगर इंडिकेट करता
तो पुलिस अपनी एक्टिव होती और पुलिस कार्रवाई करती, शायद इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो पाती। बिल्कुल, इसे वहीं पर रोका जा सकता था। इसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। रतीश, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आप मुख्तार अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कानून व्यवस्था के लिए कलंक और चुनौती है मुख्तार अंसारी, ये हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष और 3 नौकरशाहों की कमेटी से विधायक निधि के दुरुपयोग का ऑडिट कराया जाए, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। मुख्तार मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी। और मोहम्मद मोइन संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोइन, और थोड़ी जानकारी दे, किस संदर्भ में ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है और कैसे देखें इन टिप्पणियों को? देखिए, मुख्तार अंसारी को विधायक रहते हुए जो निधि मिली थी उसे 25 लाख रुपए के घोटाला किए जाने का आरोप था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के सराय लखनसी थाने में केस दर्ज हुआ था और इस मामले में भी मुख्तार अंसारी जेल में है। तो मुख्तार अंसारी ने इस मामले में जमानत पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, खुद को जेल से रिहा किए जाने की अपील की थी और दलील ये दी थी कि पिछले 17 सालों से वो जेल में है, इसलिए सीधे तौर पर उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए। तो जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। 24 पन्ने का अपना जजमेंट दिया है और बहुत तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा हुआ है, 2-3 जो प्रमुख लाइन है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अदालत ने अपने फैसले में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषी राज्यों में अंसारी की राबुन-हुड की ख्वाती के चलते पहचान बताने की जरूरत नहीं है। 1986 से अपराध की दुनिया से जुड़े अंसारी के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। ये एक सफेदपोश अपराधी है और न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने जो विधानसभा की स्पीकर है उनसे कहा है कि 3 वरिष्ठ सदस्यों की एक कमेटी बनाएं और कमेटी बनाकर जो विधायक निधि का घोटाला हुआ है उसमें जांच कराएं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ जमानत अर्जी खारिज ही नहीं की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, बल्कि मुख्तार अंसारी को लेकर बहुत गंभीर और बहुत तल्ख टिप्पणी की है। मुख्तार अंसारी का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी अदालत ने अपने फैसले में लगाया हुआ है। तो 24 पन्ने का ये पूरा जजमेंट है जिसमें तमाम जगहों पर मुख्तार अंसारी को लेकर तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मोइन इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रायबरेली में मां और 2 अबोध बच्चियों का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। एक ही रस्सी में तीनों शव लटकने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को नीचे उतारा। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के बिजला मऊ गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक ही रस्सी से 3 शव लटके हुए मिले हैं। लेकिन किस कारण ये खुदकुशी की गई है या फिर क्या ये पूरा मामला है, किस वजह से ये फैसला लिया गया इन तीनों के द्वारा, ये भी साफ नहीं है। परिवार के लोगों से पूछताछ अब पुलिस करेगी। रायबरेली से खबर है, जहां मां और 2 अबोध बच्चियों का संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। हैरानी की बात यह है कि एक ही रस्सी में तीनों के शव लटकते हुए मिले। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। आज एक तरफ जहां हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में मुनादी कराए जाने के बाद बुलडोजर चलाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने की भी तैयारी चल रही है। यहां उपद्रवियों का एक्शन का डबल डोज दिए जाने की तैयारी है। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर सरकारी अमले का एक्शन लगातार जारी है। जहां एक तरफ हिंसा की साजिश रचने वाले दूसरे लोगों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पोस्टर लगाकर ऐसे चेहरों को बेनकाब किए जाने पर भी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। जो घटना में सीधे तौर पर शामिल थे, जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, जिनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है या फिर जिनकी पहचान वीडियो फुटेज और तस्वीरों के जरिए की गई है। तो इस वक्त हम उसी अटाला क्षेत्र में मौजूद हैं जहां सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। आज इसी क्षेत्र में, इसी इलाके में बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर
बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मुनादी कराई जा सकती है ताकि औपचारिक तौर पर लोगों को जानकारी हो सके। और ये जो सामने आप पूरी मार्केट देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, आरोप है कि ये सभी अवैध तरीके से बनाई गई हैं, अतिक्रमण करके बनाई गई हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बुलडोजर चलने का खतरा है और ज़्यादातर दुकानदारों ने अपने सामान खाली कर दिए हैं। दूसरी तरफ हिंसा में शामिल ऐसे लोग जिनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई थी, जिनकी पहचान वीडियो फुटेज या तस्वीरों के जरिए की गई थी और उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, ऐसे लोगों की पहचान सार्वजनिक करने के लिए, उन पर इनाम घोषित करने के लिए उनके पोस्टर भी तैयार कराए जाने की कवायद चल रही है। सरकारी अमला इस पर गहनता से विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है कि ऐसे लोगों के पोस्टर सार्वजनिक कर दिए जाएं, कानपुर हिंसा की तर्ज पर सार्वजनिक किए जाएं ताकि उनकी पहचान हो सके और उनकी गिरफ्तारी की जा सके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, हिंसा में आरोपियों पर डबल डोज जो है एक्शन का डबल डोज दिए जाने की तैयारी चल रही है और लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 10 और लोग संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका अगर सामने आती है तो उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।